तो इस कहानी की शुरू में हम मैथ्यू से मिलते हैं जिसकी वाइफ क्लेयर को कैंसर है। मेडिकली अब उसका इलाज पॉसिबल नहीं क्योंकि कैंसर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। क्लेयर ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए अब उसने अपना इलाज करवाना भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि अपना ब्लड सैंपल लेने से भी फिर मैथ्यू के इंसिस्ट करने पे उसे अपनी नर्स को अपना ब्लड सैंपल देना पड़ता है। ब्लड सैंपल लेकर जैसे ही नर्स बाहर जाती है, मैथ्यू का कजन उसे बातों में लगा लेता है और यहाँ मैथ्यू अपनी ही वाइफ का ब्लड सैंपल उसके पास से चुरा लेता है। इस सब के पीछे रीजन क्या है कि तो हमें आगे ही जाकर मालूम होगा। नर्स के जाने के बाद जब मैथ्यू का कजन उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तब मैथ्यू उसे भी बस इतना ही कहता है कि मुझे क्लियर को ठीक करने का एक नया रास्ता मिला है। तब जाहिर था कि उससे ब्लड चुराया है तो वो कोई रिचुअल ही करने वाला था। वो अब बार में जाके एक एन नामी आदमी से मिलता है जो उसे क्लियर को ठीक करने का एक रिचुअल बताने वाला था। ये लोग एक बहुत ही भारी बॉडी को अपने घर ले आते हैं। एल कहता है इसे ऐसी जगह पर रखना जहाँ किसी का न जाना न हो, इसलिए मैथ्यू उसे बेसमेंट में रख देता है। अपेंडो से कहता है कि तुम एक कैंडल लेना, कैंडल जलाने के बाद तुम क्लियर का ब्लड इस बॉडी के अंदर डाल देना, फिर अपनी विश मांगना। याद रहे कि विश मांगने के बाद ना तो तुमने इस बॉडी की तरफ देखना है और ना ही इसे छूना है। याद रखिए जिस कमरे के अंदर ये बॉडी है तुमने वहां जाना भी नहीं, तुम उड़ते कदमों वहां से वापस आ जाना और फिर बस ये बॉडी अपना कमाल दिखाएगी। याद रही कि इस बॉडी से बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। मैथ्यू कहता है अरे मैं पागल हूँ, मैं क्यों इससे बातें करूंगा। एंड जब आदमी कहता है ये बात तो तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जान जाओगे। हो सकता है कि 3 दिन तक तुम्हारे घर में कुछ ऊट पटांग की चीजें हों, तुम्हें उन चीजों को बर्दाश्त करना है और 3 दिन बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वो आदमी मैथ्यू के घर से चला जाता है। बात होने पर हम देखते हैं कि मैथ्यू उसी रिचुअल को करने के लिए बेसमेंट में आ गया है। एल के कहने के मुताबिक उसने कैंडल जलाई, अपनी वाइफ क्लियर का ब्लड उस बॉडी में डाला और विश मांग के बोलते कदमों पीछे की तरफ उठ गया। लेकिन यहाँ तभी गलती से दरवाजा बंद करते हुए अब उसका लाइटर इसी कमरे के अंदर गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए मैथ्यू को इस कमरे का दरवाजा खोलना पड़ा और ऐसे मैथ्यू ने रिचुअल का एक असूल तोड़ दिया क्योंकि उसकी नजर अब बॉडी के ऊपर भी पड़ गई थी। जो बॉडी हिल रही थी जरूर उसके अंदर कोई एनर्जी कोई एंटिटी थी। खैर वो इन चीजों को इग्नोर करते हुए यहाँ से बाहर निकल आता है। हम देखते हैं कि मैथ्यू ने एक डेयर के लिए एक स्टूडियो भी बनाया था। वो दोनों ही सिंगर थे। मैथ्यू चाहता था कि वो दोनों यहाँ पर अपनी गाने गाए, लेकिन शायद अपने स्टूडियो को देखे बिना ही मर जाती। वो अपने कजन के साथ यही सारी बातें कह रहा था कि अचानक उसे क्लियर की आवाज आती है। वो भाग के कमरे में जाता है तो देखता है कि क्लियर तो सो रही थी, जिन्हें ये उसका वहम था। अब अगले दिन जब वो खाना बनाने लगता है तो दोबारा उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। अपने मोबाइल की रेडियो पर और इस आवाज को सुनकर इस बार वो बुरी तरह डर गया था। रात में भी अचानक से उसकी नींद खो जाती है। उसे अभी भी किसी की आवाज से सुनाई दे रही थी पर अब की आवाज काफी क्लियर थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे क्लियर कह रही हो पता नहीं क्यों कैंसर मुझे हो गया, कैंसर तो मैथ्यू को होना चाहिए था। और ये बात सुन के मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है कि वो क्लियर के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और ढेर ऐसी बातें कर रही है। उसे में वो क्लियर के रूम में जाता है तो देखता है कि क्लियर तो सो रही थी, उससे तो ऐसी कोई बात नहीं की। वो समझ गया कि बेसमेंट में वो जो बॉडी लेकर आया था उसके अंदर की पावर से शायद ये सब कुछ कर रही है। फिर गेतन दिखाया जाता है कि दोबारा मैथ्यू और कजन उसके पास आता है। ये लोग यहाँ पे गोल्फ खेलने लग जाते हैं और जल्दी से वन की बॉन बेसमेंट की उसी कमरे में चली जाती है जहाँ पर जाने मैंने किसी को भी मना था। मैथ्यू का कजन जब ये बॉन लेने वहां जाने देता है तो मैथ्यू से रोक देता है और खेलने से ही मना कर देता है। मैथ्यू की कजन को की बात काफी अजीब लगी, इसलिए मैथ्यू के यहाँ से चले जाने के बाद वो उस रूम को खोल देता है। न सिर्फ उसने इस रूम को खोला था, उसने तो उस बॉडी को भी देख लिया था। ऐसे रिचुअल की कई रूल्स टूट गए थे और हो सकता था कि अब रिचुअल उल्टा पड़ जाए। कि लड़के जब जाकर मैथ्यू से उस बॉडी के बारे में पूछता है तो मैथ्यू उसके ऊपर गुस्सा होने लगा। "वाही तुमने वो कमरा खोला ही क्यों, तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए था।" गुस्सा करने के बावजूद भी मैथ्यू उस आदमी को कुछ नहीं बताता, बस इतना ही कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ठीक करना चाहता हूँ। फिर वक्त गुजरता रहता है और मैथ्यू के साथ अजीब चीजों का होना है। जैसे अब रूटीन बन चुकी थी, उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती थी, अजीबो गरीब कॉल्स आती थी। यहाँ तक कि अब उसे एक लड़की भी नजर आने लगी थी जिसके हाथ पे काला निशान बना होता था। इन चीजों से वो अब डरने लगा था। हम एक मैथ्यू को एक पार्सल रिसीव होता है। ये पार्सल क्लियर ने अपने लिए मंगाया था। जैसे ही मैथ्यू ये पार्सल खोलता है उसके अंदर से निकलता है उसकी वाइफ क्लियर का गला से देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और इस बॉक्स को अपने सीने को फेंक देता है। उसकी चीख की आवाज सुन के क्लियर भी व्हील चेयर पर बैठ के बाहर आती है और इस बॉक्स को उठाते हुए दिखाती है कि उसमें तो सिर्फ उसकी मनवाई हुई विग थी। चीजें काफी खतरनाक होती जा रही थी। अब तो अपनी हालत से भी मैथ्यू को शदीद डर लगने लगा था। वो इन सब चीज़ों के बारे में एल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एल
उसका फ़ोन नहीं रिसीव करता। एल का एड्रेस भी उसे नहीं मालूम था कि वो जाकर उस समय के लिए फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टीव की तबीयत में काफ़ी सुधार आ रहा था। ऐसे ही जैसे ही वो रिचुअल स्टार्ट कान कर रहा वो खुद ही मील चेयर पे बैठ के किचन तक आती है। ये देख कर मैथ्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मैथ्यू अब स्टोव की तरफ मुड़ के कुकिंग करने लग जाता है। तभी एकदम से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। वह पहले मैथ्यू को लगा कि शायद ये टीयर है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ की तरफ देखा, एक काना और खौफनाक हाथ था जिससे वो डर गया। उसे मालूम हुआ कि उसके पीछे जो उसकी वाइफ थी वो भी असल में टीयर नहीं बल्कि वो एंटिटी थी। ये देखे वो गुस्से में एंटिटी से कहता है, चली जाओ यहाँ से। पीछे बढ़ने पे उसने देखा कि उसकी वाइफ क्लेयर अभी तक व्हील चेयर पर बैठी थी, वो जो इस सारी रिचुअल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे लगता है कि मैथ्यू ने उसे डांटा और उसे डिसरिस्पेक्ट करके यहाँ से जाने को बोला, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। क्लेयर ने इस चीज का सब अपने ऊपर ले लिया था। रात में वो अपनी नस काट लेती है। जैसे ही मैथ्यू ये चीज दिखता है तो फौरन डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन कॉल दूसरी तरफ से कोई एंटिटी उठाती है और उससे कहती है कि ये सब तुमने किया है, तुमने अपनी वाइफ क्लेयर को मारा है। एकदम से चाकू मैथ्यू के हाथ में आ जाता है और मैथ्यू होश में आता है। उसे मालूम होता है कि ये सब एक सपना था। फिर अगले दिन देखने को मिलता है कि जब मैथ्यू अपने कमरे में सो रहा था तब क्लेयर अपने पाँव पे चलकर खुद उसके पास आती है। कि देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो पहले से काफी ठीक हो रही थी। वो आकर मैथ्यू के पास लेट के कुछ देर यहाँ उन्होंने बातें की, जिसके बाद क्लेयर उठकर वॉशरूम के लिए चली गई। उसके वॉशरूम में जाते ही यहाँ पर मैथ्यू को कॉल आती है। कॉल पे दूसरी तरफ क्लेयर थी और ये जान के उसकी होश उड़ गई, चुकी अभी जो उसके पास लेट के गई थी वो कोई टीए नहीं बल्कि टीए के फेस में एक एंटिटी थी। वो भागे क्लेयर को देखने के लिए रूम में आता है। क्लेयर सच में अपने रूम में थी। नेटवर्क भागे बॉयज कमरे से बाहर आता है तो अब उसे वही एंटिटी दिखाई देती है जिसे पहले भी कई मरतबा वो देख चुका है। उसके हाथ पे हमेशा काला निशान बना रहता है। इस एंटिटी से डरते हुए मैथ्यू को पता ही नहीं चलता कि कब वो बेसमेंट पे उसी कमरे में चला गया जहाँ पे जाना मना था। अब उसकी नजर उस बॉडी के ऊपर भी पड़ जाती है। डर के उसके हाथ से टॉर्च नीचे खींच जाती है और बॉडी में से एक हाथ निकलता है उस टॉर्च को ऊपर उठा देता है कि भयानक हाथ देकर डरते हुए मैथ्यू कहता है, चली जाओ पसंद है। और वो हाथ भी जैसे उसकी बात मानते हुए अंदर चला गया था। मैथ्यू ने अब इस रूम के डोर को लॉक भी कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे आवाजें साफ सुनाई दे रही थी कि प्लीज मुझे निकलने दो यहाँ से। वो दोबारा क्लेयर के रूम में आता है तो देखता है कि क्लेयर बाहर थी नहीं। उसे ढूंढते हुए वो स्टूडियो में आ जाता है जहाँ क्लेयर अपना स्टूडियो देखकर बहुत खुश थी। वो क्लेयर को सब सच बताना चाहता था। वो बता देता है कि क्लेयर, मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए एक गर्ल्स ट्राइन किया है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये रिचुअल तुम्हें पहले जैसा कर देगा, बस मुझे इस रिचुअल के लिए कोई कीमत अदा करनी होगी। क्लेयर पूछती है, कैसी कीमत? मैथ्यू बताता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई कीमत चुकानी है। अब ये लोग बातें कर रहे थे कि इतनी देर में मैथ्यू को क्लेयर की नर्स की कॉल आती है जो क्लेयर की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। मैथ्यू उससे बताता है कि क्लेयर पहले से ही बिल्कुल ठीक हो चुकी है और ये खबर सुनकर नर्स भी शॉक रह चुकी थी, क्योंकि उसने तो यही बताने के लिए कॉल की थी कि क्लेयर के पास अब 2 से ज्यादा दिन नहीं है, जितना हो सके उसके साथ रहे और इस हकीकत को अपना लें। जब तक मैथ्यू नर्स से बात कर रहा था, क्लेयर अब उस बेसमेंट वाले कमरे में चली जाती है। इस बॉडी को देखते ही क्लेयर की तबीयत अजीब होने लगी थी और एकदम से वो बेहोश हो गई। मैथ्यू भी ठीक वक्त पे क्लेयर के पास आ चुका था। वो जल्दी से क्लेयर को उठा के उसके कमरे में ले जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और वो क्लेयर को ऐसे ही नहीं देख सकता था। वो सोचता है बस बहुत हो गया। वो अब इस बॉडी को उठाकर घर से बाहर फेंकना चाहता था, क्योंकि वो और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ये पूरी बहरियत से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। उससे अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। रिहा एल को कॉल करता है, लेकिन एन कॉल रिसीव नहीं करता। तब वो एल को एक मैसेज ड्रॉप कर देता है कि वो उस बॉडी को फेंक रहा है। ऐसा करते हुए उसी एक और वो ट्रीटमेंट के तौर किया था कि उसने इस बॉडी को हाथ लगा दिया था। ये सब करने के बाद जब लैपटॉप पे मैथ्यू अपना काम करने के लिए बैठता है तो एकदम से उसके लैपटॉप पे भयानक तस्वीरें आने लगती है। ये सब थी एक ही टेस्ट रिपोर्ट्स थी जिन्हें देखकर वो घबरा गया। इससे पहले कि वो पूरी तरह पागल होता, अब इस ऐसा कहता है कि किसी तरह वो एल को ढूंढ कर रहेगा। वो अब उसी बार में जाता है जहाँ पहली मरतबा उसे एल मिला था। बार में काम करने वाली लड़की मैथ्यू की दोस्त थी। बार के डेडलाइन से ये वो एल के घर का पता चला लेते हैं। बिना मकसद के वो एल के घर जाता है तो दरवाजा नॉक करनी पड़ती है। दरवाजा एक ती लड़की खोल दी है। मैथ्यू पूरी तरह शॉक था, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे बार बार अपने घर पे दिखाई देती थी, जिसके हाथ पे
काना निशान था। हर वक्त लड़की काफी अजीब थी। इससे बात करने पर मैथ्यू को पता चला कि ये एल की बेटी है। अब वो एल को ब्लॉक करवाती है। जब एल यहाँ पे आता है तो उसकी बेटी एल से कहती है इसे समझा दे कि इसे हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी अजीब बात सुनकर मैथ्यू से खड़ा हो जाता है और उस बच्ची के डैड यानी एल उसे समझाते रह जाते हैं। ठीक है, मैं समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अब एन मैथ्यू के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने रिचुअल का कोई रूल्स और नहीं तोड़ा। जब मैथ्यू यहाँ कुछ नहीं बताता तो एन उससे कहता है देखो, इस रिचुअल के अंदर बहुत सी एंटिटीज इन्वॉल्व करती है और वो सब तुम्हें डराएंगी। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। तुम्हें उन चीजों की आदत अब हो जानी चाहिए। देखो, अभी तो तुम्हें इस तरह की और भी बड़ा कुछ बर्दाश्त करना है। मैथ्यू से कहता है आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते, जिस पर आप उसे उस बॉडी की कहानी सुनाता है। असल में उस बॉडी के अंदर जो एंटिटी है वो किसी को भी ठीक नहीं करती। वो बस उसका रिप्लेसमेंट तुम्हें दे देती है। उसे समझाने के लिए यही बताता है कि तुम्हें आज जो मेरी बेटी नजर आ रही है वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी मर गई है और ये मेरे साथ कोई और रहती है। ऐसा ही अब तुम्हारे साथ होगा, पर ये सच्चाई तुम्हें मान लेनी चाहिए। यदि वो एंटिटी इनकी विश ऐसे ही पूरी नहीं करती थी, वो एंटिटी इनकी ख्वाहिश, इनकी विश पूरी करने के लिए इनकी उसी विश की कुर्बानी दे देती थी। जैसे एन अपनी बेटी को सही कहना चाहता था और उस एंटिटी ने उसकी बेटी को ही मार दिया और यहाँ उसका रिप्लेसमेंट उसे दे दिया। ऐसे ही अब ये एंटिटी मैथ्यू के साथ करने वाली थी। यानी वो क्लियर का इलाज नहीं कर रही थी, बल्कि वो क्लियर को मार दी थी और क्लियर के बदले थे मैथ्यू के साथ कोई और रहता। मैथ्यू से पूछता है फिर आपकी बेटी, उसकी बॉडी कहाँ है। उसे बेसमेंट में ले जाता है जहाँ वो देखता है कि असल में एल की बेटी ओरडिया कर रही थी। वो भी काले रंग की, उसका मुंह बहुत ही डरावना दिख रहा था। तक मैथ्यू वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल आता है। वो जैसे ही घर पहुंचा उसे दरवाजे पे अपना कजन नजर आया, जिसे लेकर वो फौरन अंदर चला गया। वो अपनी कजन से कहता है कि मैं क्लियर को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लियर पहले से ही मर चुकी थी। उसकी मौत मैथ्यू को बुरी तरह तोड़ देती है। घंटों वो यहाँ बैठ कर फोन नहीं लग जाता है। उसकी कजन को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। रोते रोते एक तब से मैथ्यू उठा और उसने अपनी कजन को कहा चलो मेरी मदद करो। इस लड़की को समझ से आ रही थी कि एक मिनट पर मैथ्यू को पोके जाता है। वो अपनी कजन के साथ मिलकर उस बॉडी को उठा के अब इस कमरे में नहीं आया। बैग को यहाँ लाने के बाद मैथ्यू पियर की लाश को इस बैग के अंदर डाल देता है। उसी के सिंपल लग रहा था कि मैथ्यू को गहरा सदमा पहुंचाए, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। टियर की लाश को इस बॉडी में डालने के बाद मैथ्यू इसे बंद कर देता है और मैथ्यू का कजन उसी इस कमरे से बाहर लाकर कमरा नॉक कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मैथ्यू इस लाश के साथ कुछ और डिवलप करेगा। अब वो मैथ्यू को पॉइंट करता है कि खबरदार, तुम अगर इस कमरे में गए तो मैं खुद अब बाहर जाऊंगा और टियर की डेड बॉडी को बाहर लेकर आऊंगा। वो जैसे ही कमरे के अंदर गया तो देखा है क्या कि अब उस बॉडी के अंदर से खौफनाक एंटिटी बाहर निकली और बड़ी बड़ी अपने हाथों से इस आदमी का पूरी तरीके से मर्डर कर देती है। बुरी हालत में मैथ्यू का कजन कमरे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर मैथ्यू भी शॉक था। फिर उसे एंटिटी का डरावना हाथ दिखाया जाता है और एकदम से एंटिटी उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पूरी तरह हम एंटिटी को तो नहीं देख पाते, लेकिन ये जरूर दिखाया जाता है कि वो एंटिटी मैथ्यू के मुंह के अंदर खाली उल्टियाँ कर रही है और सीन यहीं से कट हो जाता है। मैथ्यू के घर पर इस टाइम नर्स आई थी। क्लियर की तबीयत को देखने के लिए मैथ्यू जाकर दरवाजा खोलता है, पर हम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैथ्यू बिल्कुल ठीक था। अभी जो एंटिटी उसके ऊपर उंगलियां कर रही थी, ऐसा कोई भी सिम्टम उसके साथ नहीं था। वो इस नर्स के साथ भी ऐसे कहता है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो, जैसे क्लियर भी जिंदा हो। वो नर्स को लेकर अंदर आ जाता है और जब नर्स उससे क्लियर के बारे में पूछती है तो वो उसे कहता है जाओ जाकर कमरे में उसे देख लो। ये सब मैथ्यू ने जानबूझ के किया था। मैथ्यू जानता था कि क्लियर की कमरे में अभी वो एंटिटी थी और इस नर्स के जाते ही वो एंटिटी इस नर्स को मार देती है और फिर उसे उठाकर बॉडी में डाल देती है। इस नर्स की कुर्बानी के बदले वो एंटिटी मैथ्यू को क्लियर को जिंदा कर देती है। असल में उसने क्लियर को जिंदा नहीं किया था, बस क्लियर की बॉडी को जिंदा कर दिया था और उसकी बॉडी के अंदर इस टाइम थी कोई और ही एंटिटी जो पूरी जिंदगी अब मैथ्यू के साथ ही रहने वाली थी। अब इस रिचुअल का एक बार जो मैथ्यू को अभी भी पूरा करना था, उसे अपनी विश पूरी करने के बाद ये बॉडी किसी और को देनी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसी एन ने उसे दी थी। इसके ये वो बाहर में अपनी एक दोस्त से मिलता है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी। वो इस लड़की को अपनी बातों में लगा लेता है कि तुम एक चौधरी वापस तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो लड़की भी उसकी बात क्यों ना मानती। उसके सामने तो एविडेंस था कि मैथ्यू की इतनी बीमार वाइफ अब उसके साथ बाहर में आ गई थी, डांस करती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि वो प्लेयर की हकीकत नहीं जानती। मैथ्यू की बातों में आके वो इस बॉडी को अपने घर ले जाती है। मैथ्यू का सारा रिचुअल, सारा मकसद पूरा हो जाता है और इसी के साथ भी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।